नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन अगर सही तरीके से किया जाए तो अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेकर कम लागत में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर डीवी सिंह से। तालाब की तैयारी के बाद हमें 10,000 मत्स्य अंगुलिका का संचय 1 हेक्टेयर में करना है। मत्स्य अंगुलिका का क्रय हम किसी ऐसे स्थान से करें जहां बहुत विश्वसनीय बीज उत्पादित किया जाता हो, क्योंकि हमारे बीजों की गुणवत्ता अच्छी होगी तभी हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। हमारे जो किसान भाई 6 तरह की मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो वह तालाब की ऊपरी सतह में कतला, सिल्वर कॉर्प और मध्य सतह में रोहू, ग्रॉस कॉर्प और निचली सतह में नैन, कॉमन कॉर्प का पालन करें, जिसमें 30% कतला, 10% सिल्वर कॉर्प, 15% रोहू, 15% ग्रास कॉर्प और 15% नैन और 15% कॉमन कॉर्प का पालन मछली तालाब में करना चाहिए। इस तरह मछली पालन करने से किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मत्स्य अंगुलिका की साइज लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसमें उत्तरजीविता की दर बहुत अच्छी होती है और इस प्रकार से क्रय किए गए बच्चे को सुबह अपने मत्स्य प्रक्षेत्र में ला करके संचय करें। संचय करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पहले आप उस बैग को जिसमें हमारे मत्स्य बीज हैं तालाब में डाल दें, जिससे तालाब का तापक्रम और पॉलीथीन का तापक्रम एक हो जाए। फिर इसके बाद धीरे से उसे खोलना है, बच्चे अपने आप दौड़कर बाहर निकल जाएंगे। उसे पॉलीथीन को आप बाहर निकाल लें। इसके पश्चात जो हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए आवश्यकता है वो इसमें तालाब में ऑक्सीजन का भी प्रबंधन करते रहना है। जैसे तालाब में 2 से 3 घंटे यदि हम एरिएटर चला दें 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। तो मछलियों के पूरक आहार हेतु चावल का कन 50 किलोग्राम, खली 48 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 1 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को संतुलित मात्रा में मिलाकर आहार तैयार करते हैं और यह पूरक आहार मछलियों को उनके वजन का 1.5 से 2% दिन में 2 बार दें। हमारा तालाब जो होता है वो 3 सतहों में बटा होता है, ऊपरी सतह और बीच की सतह और सबसे नीचे की सतह। इनमें प्रत्येक सतह पर 2-2 मछलियां रहती हैं। इन मछलियों के भोजन का पूरा प्रबंधन उत्पादन उनकी सतह पर होता है। यदि हम 6 प्रजातियों को संचय नहीं करेंगे तो हमारे तालाब में उत्पादित होने वाला भोजन पूरी तरह से उपयोग में नहीं आएगा और जब हमारे तालाब का भोजन पूरी तरह से उपयोग में नहीं आएगा तो हमें उतना अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए, जैसे ये बरसात का समय चल रहा है, इसमें वो ध्यान रखें कि बंधे के चारों तरफ पूरी तरह से साफ सफाई रखें। इससे कीड़े मकोड़े, जर्म्स इत्यादि जो भी तालाब में आपके प्रकोप फैलाने वाले हैं वो नहीं होंगे और तालाब में पानी की समुचित व्यवस्था रखना है। समुचित व्यवस्था से मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमें ऊपर का लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड रखना है, ताकि रात में यदि बरसात हो तो हमारी मछलियां बाहर कहीं किसी प्रक्षेत्र में न चली जाएं। ये हमें खाली रखना है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। हो सकता है आपका तालाब 25 सेंटीमीटर के आसपास ना खाली हो और तेजी से बरसात हो जाए, आपकी मछलियां तालाब के बाहर निकलकर कहीं अन्यत्र चली जाएं। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम तालाब का प्रबंधन करेंगे। एरिएशन के लिए सबसे अच्छा उपाय ये भी होता है कि यदि आपके पास एक नाव है, उस नाव में आप बैठ करके और 1 घंटे के आसपास उसमें 4-5 चक्कर आप खुद ही चला दें, तब भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है।
सके। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हमें कोई बहुत व्यय नहीं करना है, ऐसी व्यवस्थाओं को अपने तालाब में लागू कर देना है तो हमें संग्रहित मत्स्य पालन के अंतर्गत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। दुधारू पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या अन्य घरेलू बचे हुए आहार खाने के कारण पेट फूल जाता है, जिसे आफरा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यदि पशु का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पशुपालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर रामजी गुप्ता। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफरा रोग जो पशु में गैस पेट में भरने की वजह से होता है और इसके जो हम आप लक्षण की बात कर लें तो लक्षण जहाँ तक आप देखते हैं कि पशु के पेट में गैस भर जाती है, पूरा ढोल के आकार का उसका पेट हो जाता है तथा इस पशु के बाईं कोख पर आप थपथपाते हैं तो ढप ढप की एक ढोलक सी आवाज़ आती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, पशु जमीन पर गिर पड़ता है और तेज से सांसें लेता है तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। किसान भाइयों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये गैस अपने पेट से रिमूव नहीं कर पाता है। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। ऐसी दशा में किसान भाइयों, जहाँ तक इसके जो बचाव की बात कर लें पहले, तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम किसान भाइयों आहार देते हैं उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, यदि हम हरे चारे की मात्रा ज़्यादा इसके आहार में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि गोबर पतला हो जाता है। जैसे कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यदि आप अपने जानवर को बरसीम की मात्रा या घास की मात्रा या इस समय जो बरसात के समय ज़्यादा हरी घासें उपलब्ध रहती हैं, इनको हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो गोबर जो है उसका पतला हो जाता है और ये कंडीशन अगर महीने 15 दिन बनी रहती है तो अफरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर इतना आपको अवश्य बताना है कि जो भी आप हरा चारा दे रहे हैं उसमें लगभग 2/3 आप हरा चारा और 1/3 आप उसमें सूखा चारा, या बहुत ज़्यादा अगर उस हरे चारे में पानी है तो आधी आधी मात्रा में हरे चारे और सूखे चारे को मिला कर दें, जिससे उसका गोबर टाइट बना रहेगा और उसके पेट में किसी तरह की गैस का समावेश नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम कीन भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। यदि आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ती है तो निश्चित रूप से वो पशु चिकित्सक ट्रोकार कैंडुला की मदद से उसकी जो है गैस को रिमूव कर देंगे और उससे जो है सीधे रूमेन में उसके मैक्सअप डाल करके आपके जानवर का ट्रीटमेंट कर देंगे। किसान भाइयों, ज़रूरी ये है कि हम इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आपसे पुनः एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप हरे चारे में हमेशा सूखे चारे को मिला करके अवश्य पशु को खिलाएं, जिससे उसके पेट में किसी तरह की गैस इत्यादि नहीं बनने पाएगी। यदि उसके पेट में कब्ज बनती है या कुछ अन्य कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह ले लेनी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। उत्तराखंड के पर्वतीय और निचले क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। निचले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति सामान्य रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में फूल
दुग्ध अवस्था पर उचित पानी का स्तर बनाए रखें। इस मौसम में धान की फसल में झोंका रोग लगने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर आंख की आकृति के धब्बे जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे भूरे रंग के होते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। 10 से 12 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव अवश्य करें। धान की फसल में भूरा फुदका का प्रकोप होने पर बुफ्रोजिन की 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 150 मिलीलीटर मात्रा या थियोमेथाक्साम 25 WSG की 100 ग्राम मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च, बैंगन और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा रोग हो सकता है। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अदरक और हल्दी की फसल में कंद गलन की रोकथाम हेतु मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अरबी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल बेधक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन दवा की छिड़काव करें और दवा छिड़काव करने के बाद 7 दिन तक सब्जियों की तुड़ाई न करें। गेंदे के फूल की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा नारंगी, पूसा बसंती इत्यादि की नर्सरी तैयार करें। भिंडी की फसल में पित्त सीरा मोज़ेक विषाणु के प्रबंधन हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। फूल गोभी की पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में श्याम वर्ण रोग जिसे एंथ्रेक्नोज के नाम से भी जानते हैं की प्रकोप से बचाव हेतु कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं को 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक प्रतिदिन खिलाएं। गाय और भैंस में दुग्ध उत्पादन 2 से 3 महीने बाद ही चरम पर पहुंचता है, लिहाजा ऐसे पशुओं को अतिरिक्त खुराक देनी चाहिए, अन्यथा पशु के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। मादा बच्चियों को 6 माह बाद दूध छुड़वाना चाहिए ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। भेड़ बकरियों में PPR यानी प्लेग नामक बीमारी का टीका 8 से 12 सप्ताह की उम्र में मेमनों को लगवाना चाहिए। इस मौसम में भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक रोग लगता है, जिसके कारण उनके आंतों में सूजन आ जाती है। भेड़ों को इस रोग से बचाने हेतु पशु चिकित्सक की सलाह से टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अलीराजपुर जिला बदायूं के कृषक सत्येंद्र चौहान ने। यह कद्दू वर्गीय सब्जियों में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सत्येंद्र चौहान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप अधिक होता है। इसकी सबसे प्रमुख पहचान है कि किसान भाई देखते होंगे जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ है या जो है परवल है, ये सब सब्जियां जो है प्रमुख हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां, और इन सब में फल मक्खी की समस्या होती है। फल मक्खी का प्रकोप जब होता है तो उस फल के ऊपर गूंद निकलता हुआ दिखाई देता है, इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। फल मक्खी ये जो कीड़ा होता है, जो घरेलू मक्खी होती है, उसी से मिलता जुलता ही ये होता है और मादा कीट बढ़ते हुए फलों के अंदर वो छेद करके अंडे देती है। अंडे से सूंडी निकलकर अंदर ही अंदर जो फल का गूदा होता है उसको वो खा जाती है। और जब फल मक्खी का प्रकोप होता है, किसान भाई देखते होंगे लौकी में, करेले में, ये सब जो है टेढ़ा हो जाता है। जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो सारी की सारी वो टेढ़ी हो जाती हैं और वहाँ पर जो है गूंद निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रकोप दिखाई देने पर किसान भाइयों को चाहिए कि समेकित प्रबंधन उपाय उन्हें अपनाना चाहिए। इसके लिए वो अपने खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखें। इससे लाभ ये होगा कि जो कीट है वो ज़्यादातर खरपतवारों पर पलते बढ़ते हैं
और साफ सुथरा खेत यदि रहेगा तो फल मक्खी कीट का प्रकोप नहीं होगा। यदि जैसा मैंने लक्षण बताया है ऐसा लक्षण दिख रहा है खड़ी फसल में, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो दवाओं का जो है प्रयोग करें। इसके लिए करना ये है कि वो जहरीला चारा बना लें। जहरीला चारा कैसे बनाएं ये जानकारी होना किसान भाइयों को अति आवश्यक है। इसके लिए मैलाथियान ले लें, वो 40 मिलीलीटर दवा और 20 लीटर पानी ले लें और उसी में जो है 200 से 250 ग्राम सीरा अथवा गुड़ मिला लें। अच्छी तरीके से इसको मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से 200 से 250 पौधे पर यदि ये छिड़काव कर दें तो ये जो फलमक्खी कीट है इसकी तरफ जो है बहुत आकर्षित होगी, इस जहरीले चारे की तरफ, और आसानी से खा करके वो नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा फलमक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं या इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए बाजार में उपलब्ध रसायन मिथाइल यूजिनाल, एल्कोहल और मैलाथियोन लेकर आएं और 60-40-20 के अनुपात में घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं। इसके बाद किसी पानी की बोतल में छोटा सा कट करके गुटके को लगा दें। बोतल में नीचे पानी भर दें। ट्रैप में मादा की गंध से नर इस ट्रैप में फंस जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग फसलों में फूल आने से पहले करना होगा, तभी उचित लाभ मिलेगा। ऐसा यदि किसान भाई करें तो फल मक्खी की कीट की रोकथाम करके कद्दू वर्गीय सब्जियों से अधिक वो उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी कंपोस्टिंग पर ही निर्भर रहता है बटन मशरूम उत्पादन। मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के आधार पर यूपी के किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।